हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पहला क्वेश्चन, भारत को प्रमुख भू आकृतिक भागों में विभाजित कीजिए तथा उत्तरी मैदान का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये जो भौतिक स्वरूप है, भारत को 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः उत्तर में हिमालय वाला क्षेत्र है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तरी मैदान, इसके नीचे है दक्षिण का पठार और चौथा है तटीय मैदानी प्रदेश व द्वीप समूह। तो ये 4 भौतिक भागों में से उत्तरी मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश दोनों वैसे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। उत्तरी मैदान हम करेंगे। उत्तर का मैदान जो कि सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का जमाव से ये मैदान का निर्माण हुआ है, जो कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह भारत ही नहीं अपितु विश्व का महत्वपूर्ण उपजाऊ व घनी जनसंख्या वाला मैदान है। यहाँ पर देखिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, यहाँ इस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। इस मैदान की उत्पत्ति हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पश्चात। ये पॉइंट्स आपको थोड़े से इसके शॉर्ट पॉइंट्स इस क्वेश्चन के नोट्स बना के और आपको याद करने हैं। क्यों हिमालय पर्वत पहले निर्माण हुआ, फिर वहाँ से नदियाँ चली, नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का जमा हुआ, तो नदियाँ हिमालय पर्वत के निर्माण के बाद ही तो उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति हिमालय पर्वतों की उत्पत्ति के पश्चात इस मैदान की हुई है। ये जो क्षेत्र, इसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये उत्तर का मैदान फैला हुआ है। ये इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है, औसत ऊंचाई लगभग 180 मीटर के आसपास है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं अरावली की पर्वत श्रृंखला के कारण ऊंचाई बढ़ जाती है। और अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये एक जल विभाजक का कार्य करती है। कहाँ? सिंधु सतलज समूह व गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यानी कि अरावली के पश्चिम की ओर नदियां जो बहती हैं वो अपना पानी अरब सागर की तरफ ले जाती हैं, और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर अपना पानी ले जाती हैं। ये जो मैंने नक्शे में दिखाया है, ये देखिए आप इस नक्शे को आराम से। इसमें जो उत्तरी मैदान है उसको जो अलग अलग भागों में बांटा है। राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, ये उत्तरी गंगा का मैदान, फिर ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ये गंगा के मैदान के 3 विभाजन कर दिए। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान, आसाम, मिजोरम, मेघालय की। तो इस प्रकार से ये जो भौतिक स्वरूप है उत्तरी मैदान का, जो उसको अलग अलग ये आपको ये मैप बनाना है। अब सबसे पहले पंजाब का मैदान ले लेते हैं, ये वाला ही, जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा हो गया, ये वाला, और कुछ राजस्थान का भी इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ का हिस्सा आ जाता है। तो इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में पाया जाता है। यह मैदान, इसका कुल एरिया है लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की सीमा के द्वारा, देखिए पश्चिमी सीमा में यहाँ पर ये पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान, तथा पूर्वी सीमा यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है। ये यहाँ से ये यमुना नदी बहते हुए ये यूँ जाती है, तो ये पूर्वी सीमा यमुना नदी के द्वारा निर्धारित होती है। दक्षिण में यह राजस्थान के मैदान में मिल जाता है, दक्षिण में राजस्थान के मैदान में मिल जाता है। इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर से दक्षिण, यानी कि इसका ढाल है उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण पश्चिम की तरफ
ये मैं दक्षिण, क्योंकि अरावली के ये लगभग पश्चिम में है, तो इस यहाँ से जो पंजाब की जो नदियाँ हैं, रावी, ब्यास और सतलज, ये अपना पानी कहाँ ले जाती हैं? बंगाल, इसमें अरब सागर। इसका जो है ढाल है पश्चिम की ओर। उसके बाद में आता है राजस्थान का मैदान। यह मैदान अरावली पर्वत से लेकर, अरावली पर्वत लगभग यहाँ पर है, अरावली पर्वत से लेकर और पश्चिम में पाकिस्तान तक, ये पाकिस्तान की बाउंड्री तक ये राजस्थान का मैदान है। इस मैदान का सामान्य ढाल वही उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में है। ये मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम भाग की ओर है और इसका भी क्षेत्रफल लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो पंजाब के मैदान का और राजस्थान के मैदान का क्षेत्रफल लगभग समान है। मैदान का दक्षिण पश्चिमी भाग मरुस्थली है। ये जो दक्षिण पश्चिमी भाग जो है ये मरुस्थली है, ये वाला। वायु के अपरदनात्मक कार्य के फलस्वरूप यहाँ छोटी छोटी खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं, जैसे सांबर है, डीडवाना है, डेलाना है। इसके बाद में गंगा का मैदान। अब ये गंगा का मैदान में देखिए, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा और निम्न गंगा। तो गंगा का मैदान में मुख्यतः कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल, और ये कुल क्षेत्रफल का कुल 3.56 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका सामान्य ढाल अब कहाँ से होगा? उत्तर से दक्षिण व दक्षिण पूर्व की ओर। क्यों? क्योंकि ये नदियाँ आके, अब ये यमुना नदी वगैरह जो आके और ये इधर की तरफ बहती है, ठीक है ना। तो इसका ढाल याद रखना है, उत्तर से दक्षिण व दक्षिण पूर्व की ओर। गंगा, इसकी मुख्य नदियां हैं गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, सोन। ये नदियां इसकी मुख्य नदियां। गंगा नदी होगी, गंगा की उसकी गंगा और नीचे की तरफ से यमुना होगी, ये लगभग ऐसे यमुना, कोसी, गंडक और सोन, ये इसकी मुख्य नदियां हैं। अब इसमें सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान। पश्चिम में यमुना नदी की घाटी तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा ये मैदान की बाउंड्री है। क्या है? पश्चिम में यमुना नदी, पश्चिम में तो ये यमुना नदी हो गई, और यहाँ पर ये 100 मीटर की जो समोच्च रेखा है उसके द्वारा इसकी बाउंड्री निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत गंगा, यमुना, शारदा, गोमती और घाघरा नदी, ये गंगा, यमुना, शारदा, गोमती और घाघरा नदी मुख्य नदियां हैं। और इस मैदान का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सबका इनका दक्षिण पूर्व की तरफ मिलेगा। इसके बाद में मध्य गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भाग शामिल किए गए हैं। इसमें आपको ये मैप तो बनाना ही पड़ेगा। ये जो अपन मैप बना रहे हैं, लगभग इसमें ये वाला क्षेत्र है, जो ये यहाँ पर ये वाला, ये यमुना नदी और ये दोनों गंगा नदी मिल जाते हैं, तो ये वाला जो है ये ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। इसके बाद में मध्य वाला एरिया ये वाला आ जाएगा, और फिर
तो ये सबसे पहले मध्य गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भाग सम्मिलित होते हैं। मैदान की पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा तथा पूर्वी सीमा 150 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, मतलब वर्षा के द्वारा इसका निर्धारण है। पूर्व इसमें पश्चिम में 100 मीटर की समोच्च रेखा जो कि समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई, और यहाँ पर पूर्वी सीमा जो है 150 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, यानी कि यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है इसमें के द्वारा निर्धारित है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में कौन कौन सी? घाघरा, गंडक और कोसी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं, जो कि ये इनमें घाघरा, गंडक और कोसी जो है ये अपने इनका बाढ़ के समय जब बारिश ज़्यादा होती है तो ये अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं, इस वजह से ये बहुत तबाही मचाती हैं। इनमें इसीलिए क्या है, मार्ग परिवर्तन होने के कारण गोखरू नुमा झील या ऑक्सबो लेक्स जो है वो इस क्षेत्र में मिलती है। इसके बाद में निचला गंगा का मैदान, यह मैदान पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, जो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले नक्शे में दिखाया था। पश्चिम बंगाल में यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर यह मैदान चौड़ा होता जाता है तथा इसकी औसत ऊंचाई 50 मीटर है। मैदान के दक्षिणी भाग में गंगा के डेल्टा का विस्तार पाया जाता है। गंगा का जो डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। समुद्री ज्वार के प्रभाव के कारण मैदान के दक्षिणी भाग में दलदली दशाएं पाई जाती हैं। मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर दलदलीय दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि नदियाँ फैल जाती हैं, फैल के और पूरे एरिया में दलदल बना देती हैं। निचले भाग प्राय जलमग्न रहते हैं। इसके बाद में इसमें ये और लिख देना, निचले भागों को बिल तथा ऊंचे भागों को चर कहते हैं और ऊंचे भागों पर ही गांव बसाए जाते हैं। ये आप नोट्स अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र का मैदान। देश के सुदूर पूर्वी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी के दोनों ओर विस्तृत मैदानी प्रदेश को ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम घाटी के नाम से जाना जाता है। यह मैदान लगभग 650 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा है तथा यह मैदान उत्तर, पूर्व और दक्षिण तीनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान में सादिया के निकट प्रवेश करने के उपरांत 720 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करने के बाद धुबरी के निकट दक्षिण की तरफ मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। अब इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर जो इनके उच्चावच की दृष्टि से और धरातल की ऊंचाई, निचाई तथा मिट्टी की संरचना के आधार पर इस मैदानी भाग को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। एक तो सबसे पहले है भावर। भावर किसे कहते हैं? ये शॉर्ट में जीके में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जहाँ हिमालय पर्वत और मैदानी प्रदेश एक दूसरे से आकर मिलते हैं, वहाँ पर्वत से निकलने वाली असंख्य धाराएं, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, और यहाँ से सपोज ये नदी बह के आई और नदी बह के और ये इसके पर्वतों के फुट हिल्स पे, पर्वत पदीय क्षेत्र पर यहाँ पर आकर, और ये क्या है, अब यहाँ से तो काफ़ी तीव्र ढाल था, अब यहाँ कंकड़ पत्थर वगैरह जो है वो यहीं पे जमा कर देगी। और जमा करने के बाद में, और ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वगैरह नदी जो है उसके नीचे से बहते हुए, और फिर इसके बाद में तराई का क्षेत्र आता है। तराई के क्षेत्र में ये नदी ऊपर आ जाती है, और तराई में क्योंकि यहाँ पर महीन कण है मिट्टी के, यहाँ पर मोटे मोटे कण हैं, वो यहीं पहाड़ के फुट हिल्स पे जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पर नदी जो है इन पत्थरों के नीचे से बहते हुए और तराई क्षेत्र में, तो ये भावर जो है, जहाँ हिमालय पर्वत और मैदानी प्रदेश एक दूसरे से आकर मिलते हैं, वहाँ पर्वत के निकलने वाली असंख्य धाराओं ने अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से टूटकर गिरे हुए पत्थरों के छोटे बड़े टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए। इन कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ भाग ही भावर कहलाता है।
इसमें लिखा है कि छोटी छोटी धाराएं इन जल कंकड़ों के ढेर के नीचे दब जाती हैं और बड़ी बड़ी नदियां ही इसके ऊपर दिखाई देती हैं। इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है ये तराई है। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ मिट्टी, बारीक मिट्टी का जमाव है और यहाँ पर नदी ऊपर आके और फैलती हुई चलती है क्योंकि ये समतल मैदान है। तो ये क्षेत्र थोड़ा सा दलदलीय क्षेत्र है। भाबर प्रदेश से नीचे की ओर चलने पर जहाँ लुप्त नदियों का जल धरातल पर पुनः प्रकट हो जाता है, वहां से तराई प्रदेश प्रारंभ हो जाता है। यहाँ विस्तृत भाग पर दलदल पाए जाते हैं और इन दलदलों में ऊंची घास, वृक्ष और असंख्य जंगली जानवरों का निवास स्थान बन जाता है क्योंकि जंगल वगैरह है। और यहाँ पर क्योंकि हमेशा दलदली रहता है तो मलेरिया वगैरह की वजह से भी यहाँ बीमारियाँ वगैरह फैल जाती हैं। इसके बाद में बांगड़ प्रदेश। अब बांगड़ क्या है, बांगड़ और खादर ये दो चीज़ें हैं। बांगड़ जो है इस मैदान में उन भागों को जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए, जो नदियों के किनारों पर जो टीले बन जाते हैं पुरानी मिट्टी के, उनको बांगड़ कहते हैं। जहाँ पर सामान्य रूप से नदियों का जल नहीं पहुँच पाता है। तो बांगड़ के पुराने जमाव में कहीं कहीं चूने की कंकड़ीली मिट्टी भी पाई जाती है। और इसके बाद में खादर। ये खादर जो है नई कछारी मिट्टी जो है, जो कि नई मिट्टी है नदियों के द्वारा लाई गई, जो निचले भागों में जमा की जाती है, उसको खादर कहते हैं। तो ये बांगड़ और खादर, तराई और भाबर, भाबर, तराई, बांगड़ और खादर। बांगड़ और खादर तो पूरे मैदानी क्षेत्र में आपको मिलेगा, जो नदियों के मैदानी क्षेत्र में लास्ट है। अब ये इनका जो विभाजन पढ़ लिया, इसका अब मैदानी भाग का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट में अपने को लिखना पड़ेगा। उत्तरी भारत का विशाल मैदान देश का एक महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है। यह भारत के लगभग 1/4 क्षेत्रफल पर फैले हुआ है। यहाँ संपूर्ण देश का लगभग 45% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या इसी मैदानी भाग में निवास करती है क्योंकि ये उपजाऊ है, ये समतल है, इसलिए आवागमन के साधन और परिवहन के साधनों का विकास हो रखा है और उद्योग धंधे भी यहाँ स्थापित हो गए हैं। इस मैदान की उर्वरा शक्ति अधिक है। भारत में उत्पन्न होने वाले खाद्यान्नों का अधिकांश भाग यहीं पैदा किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस मैदान में असंख्य नदियों का जाल सा फैला है, जिनमें से अधिकांश हिमालय पर्वत से निकलने के कारण सतत वाहिनी यानी कि पूरे वर्ष भर बहती है। इस वजह से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल जाता है। देश के अधिकांश विशाल कृषि उपज पट्टियां, राजधानी, महानगर और औद्योगिक क्षेत्र भी इस मैदानी क्षेत्र में स्थित है। और यह मैदान समतल और चौरस होने के कारण यातायात मार्गों का यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। यह मैदान सभ्यता की जन्मभूमि रहा है। इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो इसी मैदानी भाग में पनपा था। मैदानी भाग में नदियों की चौड़ाई अधिक होने तथा ढाल धीमा होने से उनका उपयोग जल मार्गों के रूप में भी किया जाता है। जहां नदियों के मार्ग में जल प्रपात पाए जाते हैं वहां जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अतः उत्तरी मैदानी प्रदेश की भूमि समतल होने तथा रेल मार्गों, सड़कों और नदियों का जाल बिछा होने के कारण इस भाग में देश के अनेक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र स्थापित हुए हैं। इसलिए राष्ट्रीय विकास और आर्थिक दृष्टि से इस मैदान का भारत की अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है। तो ये जो उत्तरी मैदान है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अंदर नदियों का और ये आपको थोड़ा सा मैप बना के और एटलस सामने रख के अगर इसकी तैयारी करेंगे तो अच्छे से हो पाएगी। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लें। इसका PDF नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे कि इसमें से आप फिर अपने इसको थोड़ा छोटा करके शॉर्ट नोट्स इसमें से देख के बनाइए। थैंक यू। जय हिंद।